हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASR क्लासेज में। हम बात कर रहे थे क्लास 6 RBSC साइंस के चैप्टर 7 सेल के बारे में, कोशिका। ठीक है, तो उसमें हमने इससे पहले 2 पार्ट बना दिए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में कोशिका एवं कोशिका की खोज, कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव और कोशिका का माप देखा था। जबकि पार्ट 2 में हमने कोशिका की आकृति, कोशिका के विभिन्न भाग, इनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम बात करने वाले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसके लास्ट पॉइंट के बारे में, और फिर क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह आपको वीडियोज़ मिलते रहे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने कोशिका एवं कोशिका खोज के बारे में पार्ट 1, कोशिका संगठन के आधार पर जीव पार्ट 2 में, फिर कोशिका का माप देख लिया, कोशिका की आकृति, ये सारे पढ़ लिए थे हमने। यहाँ तक पढ़ लिए थे 2 पार्ट्स में। अब बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स क्या है कि कोशिकाओं को जो है 2 भागों में बांटा जाता है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो इनमें सबसे बड़ा मेजर अंतर क्या है वो अभी बताएंगे। ठीक है, जीवाणु की कोशिकाओं में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके जो केंद्रक होता है, मतलब न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब आवरण नहीं होगा। ऐसी कोशिकाओं जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। तो कौन सी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती है? जिनमें केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली नहीं पाएगी। इसका मतलब है कि जो केंद्रक होगा वो सुविकसित नहीं होगा। ठीक है, तथा इस प्रकार के कोशिकाओं वाले जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स कहेंगे। जबकि ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का आवरण होगा, उन्हें क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स जीव कहते हैं। तथा इस प्रकार के कोशिकाओं वाले जीवों को यूकैरियोट्स कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होगी, और ऐसे जीव क्या होंगे? यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे बड़ा अंतर क्या? प्रोकैरियोट्स जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और यूकैरियोट्स जिनमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। इसका मतलब जो प्रोकैरियोट्स में जो केंद्रक होगा वो पूर्णतः विकसित नहीं है, जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। ठीक है, अलग अलग कोशिका में और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोशिका प्लस अंग, कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगों का विवरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम। इनमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जो लाइसोसोम होता है उसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इसलिए यह कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है या डेड हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। लाइसोसोम अपने आप फट जाते हैं और पाचक एंजाइम होते हैं इनमें, वो पाचक एंजाइम कोशिका को पचा देते हैं। तो ये क्या करेगी? जैसे आत्महत्या कर लेगी कोशिका। ठीक है, तो मतलब कोशिका में लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई कोशिका, जैसे कोई चोट लग जाती है तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो ये अपने आप फट जाएंगे और जो उनमें पाचक एंजाइम होंगे वो उन्हें कोशिका को पचा देंगे। तो इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम ये इस प्रकार के होते हैं कोशिका में। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये झिल्ली, फिर एक गोल्जिका है, गोल्जी बॉडी। गोल्जिका यह झिल्ली युक्त पट्टिकाएँ होती है। जो ये देख रहे हैं आप, पट्टिकाएँ देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये ऐसी होती है गोल्जिका। यह झिल्ली युक्त पट्टिकाएँ होती है जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। ठीक है, यहाँ चित्र में देखो 1 2 3 4 ऊपर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित है। इसका विवरण सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। सबसे पहले गोल्जिकाए के बारे में किसने बताया? तो कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पर रखा गया फिर गोल्जिकाए इसका नाम। अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ऐसी नलीकार आकृतियाँ होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे केंद्रक के आसपास ये
नलिकाकार आकृतियाँ हैं यहाँ पे। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। तो ये अंतःप्रादेशिक जालिका क्या करती है, जो पदार्थ होते हैं उनको कोशिका के अंदर और बाहर भेजती है। ठीक है। फिर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, इसे पावर हाउस कहते हैं सेल का। ये दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी आकृति होती है। तो मतलब इसमें दोहरी झिल्ली होती है, मतलब डबल लेयर होती है इस पर। इसकी भित्ति वल्लित होती है। कैसी होती है? वल्लित। ये देख पा रहे हैं आप, छोटे छोटे जैसे पैर के लाइक हमारा चप्पल वगैरह या पैर होता है, ऐसी आकृति है इसकी, ये यहाँ पे। ठीक है। इसमें वलन पाए जाते हैं इनकी भित्ति में, मतलब ऐसे उंगली जैसे वलन होते हैं, ऐसे 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 होते हैं अंदर कोशिका भित्ति। ठीक है। इसके वलितों को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया के वलन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण करती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा को एटीपी के रूप में बदलती है। ठीक है। इसका कारण इसे कोशिका के शक्ति गृह कहते हैं, मतलब इससे हमें एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, इसलिए इसे क्या कहेंगे? पावर हाउस कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में पाई जाती है, मतलब नलिकाएं होती है उसके फॉर्म में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो केंद्र के आसपास नलिकाएं रूपी संरचना देख रहे हैं यहाँ पे, उसके फॉर्म में होती है। ये यहाँ पे देखिए अंदर। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। यह कोशिकाएं द्रव्य में नलिकाओं के जाल के रूप में दिखाई देने वाली संरचनाएं ये दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? दो प्रकार की। एक होती है खुरदरी, जिसकी सतह मतलब खुरदरी होती है, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और एक होती है चिकनी, जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण का। यह खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। प्लास्टिड होता है जो पौधों के हरे रंग के लिए होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है। अलग अलग प्रकार के प्लास्ट होते हैं। एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, अलग अलग। तो ऐसे ही पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये पादप कोशिका के कोशिकीय द्रव्यों में पाया जाता है। ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होता, केवल पादप कोशिकाओं में होता है। ठीक है। अधिकांश प्लास्टिड में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल रहते हैं। पौधों में हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है। तथा हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। इनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग, पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है, इसलिए ये हरा होता है। ठीक है। जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। अगर ये क्लोरोफिल नहीं होता तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। फिर होती है रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में बड़ी और जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है। रिक्तिकाएँ यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे रिक्तिकाएँ देख रहे होंगे। पादप कोशिकाओं में ये इतनी बड़ी रिक्तिका है यहाँ पे, ये पूरी। जबकि जंतु कोशिकाओं में आप देखेंगे यहाँ पे राउंड राउंड जो छोटी छोटी है, ये वाली रिक्तिका है। तो जंतु कोशिकाओं में छोटी रिक्तिका होती है, जबकि पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। और इस बड़ी रिक्तिका के कारण जो केंद्रक होता है वो इधर चला जाता है, जबकि इसमें जंतु कोशिका में क्या होता है? सेंटर में होता है। फिर देखिए आगे चित्र को देखिए और निम्नलिखित सारणी में सही विकल्प पर सही का चयन निशान लगे हैं। ठीक है। यहाँ पे टेबल दे रखी है जिसमें 4 पॉइंट है। एक है कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में उपस्थित होती है क्या कोशिका भित्ति? तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कैसी होती है? अनुपस्थित होती है। जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं।
ये देखिए, इसमें ये बाहर एक और लेयर है, इसमें डबल लेयर है, एक कोशिका झिल्ली की है, एक कोशिका भित्ति की है बाहर वाली, और जबकि इसमें केवल कोशिका झिल्ली है, भित्ति नहीं है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, उसके बाद है केंद्रक की स्थिति। तो जंतु कोशिका में मैंने बताया केंद्रक मध्य में पाया जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएँ होती है, जबकि पादप कोशिका में एक तरफ होता है, क्योंकि उसमें बड़ी रिक्तिकाएँ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका कि रिक्तिका का आकार जंतु कोशिका में कैसा होता है? छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में कैसा होता है? बड़ा होता है। जबकि यह है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है, हरित लवक या लवक होते हैं, वो जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं? नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर सतीश माहेश्वरी, जो दो महत्वपूर्ण भारतीय वैज्ञानिक हैं या अनुसंधान करता है, उनके बारे में बताएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर, इसमें बताया गया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका जन्म कहाँ हुआ? अविभाजित भारतवर्ष के रायपुर जिला मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जब भारत विभाजित नहीं था उससे पहले जो जिला था मुल्तान पंजाब नामक कस्बे में, वहाँ पे हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय में सन 1943 में बीएससी ऑनर्स तथा सन 1945 में एमएससी ऑनर्स परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। तो इन्होंने बीएससी और एमएससी की। भारत सरकार से छात्रवृत्ति पाकर इंग्लैंड गए। यहाँ लिवरपूल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ए रॉबर्टसन के अधीन अनुसंधान कर इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि की, यानी पीएचडी की इन्होंने। फिर डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड है। डॉक्टर खुराना सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। ठीक है, इनका ये कार्य था। और ही फिर डॉक्टर खुराना ने सर्वप्रथम प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका को प्रदर्शित किया। उन्होंने 1968 में अनुवांशिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कौन सा पुरस्कार भी मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। किसके लिए? अनुवांशिकी और जेनेटिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। तो ये दो अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर है डॉक्टर सतीश माहेश्वरी। सतीश सी माहेश्वरी ने बीएससी ऑनर्स और एमएससी ऑनर्स और पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से प्राप्त की। ठीक, इन्होंने प्रोफेसर बीएम जौहरी के मार्गदर्शन में डकविड लिमनेसी फैमिली का सबसे छोटा पुष्पी पादप, छोटा सा पुष्पी पादप है, डकविड नाम है उसका, लिमनेसी कुल की एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया। तो क्या कार्य किया? डकविड एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया। डॉक्टर माहेश्वरी के समूह ने पुंकेसर कल्चर की तकनीक का उपयोग फसल, पशुपालन और सजावटी पौधों को उन्नत करने के लिए किया। क्योंकि जो इनकी जो पुंकेसर कल्चर तकनीक है उससे उन्होंने फसल, पशुपालन और सजावटी पौधों को उन्नत करने में किया। ठीक है, डॉक्टर माहेश्वरी के 200 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए और सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म इन प्लांट्स नामक एक पुस्तक का लेखन कार्य किया। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, सिंगल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म एंड इन प्लांट्स। फिर है इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए भटनागर पुरस्कार, जेसी बॉस गोल्ड मेडल, बिरबल साहनी गोल्ड मेडल और गोयल फाउंडेशन अवार्ड भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये दो वैज्ञानिकों के बारे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना और डॉक्टर सतीश सी माहेश्वरी। फिर है आपने क्या सीखा इस चैप्टर में? आपने क्या सीखा? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। फिर है शत्रुमुख कांडा सबसे बड़ी कोशिका है और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा जीवाणु। फिर है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। फिर ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें पाई जाती है वो यूकैरियोटिक। क्लोरोप्लास्ट हरितलवक में क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है या हरितलवक होता है उसमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है। केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले एमसीक्यूज है, जिसमें पहला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? सबको पता होगा,
रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? सॉरी, रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने तो केंद्र की खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो ये प्लास्टिड, जिसे लवक बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता। तो अमीबा जीव कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने जीव को खाली जगह कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तंत्रिका कोशिका खाली जगह एवं खाली जगह होती है। तो तंत्रिका कोशिका बहुत ही लंबी, पहली खाली जगह में आएगा बहुत लंबी, और फिर दूसरी में आएगा साकित होती है। कैसी होती है? ये यहाँ पे लिया हुआ है इसका आंसर। उसके बाद है, ठीक है, फिर है लघुत्वात्मक उत्तर। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। ठीक है, तो डेफिनेशन वगैरह वो इसके अंतर हो जाएंगे इसमें। फिर है उत्तर की परिभाषा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर का उत्तर यहाँ पे मिलेगा आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है उत्तक की परिभाषा। उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक ये रहा, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहता है? क्योंकि ये हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम रहते हैं जो पाए जाते हैं, जो कोशिका की मृत हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका पाचन कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसमें कोशिका के निम्न के भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको इसमें आंसर मिल जाएगा चैप्टर में। फिर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, टेबल बनानी है, दोनों तरफ लिख देने। फिर जंतु कोशिका नामक के चित्र बनाइए, तो ये रहा देखिए चित्र, जंतु कोशिका का, ये पादप कोशिका का। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक प्रश्न है, आप खुद कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद मैं आपको 8 चैप्टर जो है सूक्ष्म जीव, वो भी करवाने वाला हूँ। जल्दी इनके वीडियोज़ भी उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।